ओके। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर, क्या है भाई, चैप्टर नंबर कौन सा है? ये 9 है। ओके, चैप्टर नंबर 9 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसके पहले चैप्टर नंबर 8 तक हमने बहुत ब्यूटीफुली कर लिया है सारा काम। अब हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स एक नया टर्न मार रही है यहाँ से, और ये समझ लीजिए कि ये जो है टॉपिक, ये हमारा मैकेनिक्स का एक तरीके से लास्ट टॉपिक है। अब मतलब हम फिजिक्स की दिशा को बदल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम फिजिक्स की दिशा को बदल रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ये बात आपसे क्यों बोल रहा हूँ। बच्चों, अभी तक आपने फोर्स पढ़ा, हर जगह फोर्स आता था, यहाँ भी इस चैप्टर में फोर्स आएगा। बट इस चैप्टर में अब आप प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है मेनली किसके बारे में डील करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल कैसे होते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। मटेरियल सब लोग जानते हो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है ना। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड की भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, लिक्विड की भी प्रॉपर्टी होती है, गैस की भी प्रॉपर्टी होती है। तो बस ये जान लो कि ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये एक्चुअली बेसिकली डील करता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। समझ में आया? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। भाई सॉलिड किससे मिलके बना होता है? एटम से। सॉलिड के अंदर क्या हुआ करते हैं? एटम। ये एटम बहुत पास होते हैं, ये इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बहुत कम हुआ करती है। और आपको पता होगा कि ये हल्के से वाइब्रेट भी हुआ करते हैं। हल्के से क्या होते हैं? वाइब्रेट हुआ करते हैं। तो बेटा हमारी फिजिक्स में 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर है सॉलिड्स के बारे में, एक चैप्टर सॉलिड्स के बारे में है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या नाम है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यार फोर्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पंगा ये है कि हम किसी सॉलिड को ले करके उस पर फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? इनके एटम के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस क्या होंगी? बढ़ेंगी, है ना। मगर भाई इनका वादा है कि हम दूर तो हो सकते हैं बट हम जुदा नहीं हो सकते, हम अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये थोड़े देर के बाद अपने आप को वापस रिटेन कर लेंगे। समझ गए? रिटेन कर लेंगे। आपने एक लिमिट तक फोर्स लगाया है तो ये बिछड़ के भी पास में आ जाएंगे, एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। समझ गए? वहां तक कहलाएगी इलास्टिक लिमिट। क्या कहलाएगी? इलास्टिक लिमिट। बट आपने इतना जोर का फोर्स लगाया कि एक एटम को दूसरा एटम दिखाई देना ही बंद हो गया, मतलब ये बहुत दूर चला गया, है ना। तो फिर ये एटम कहेगा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, फिर इसे इस एटम से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आपने यदि किसी को खींच दिया मटेरियल को तो वो परमानेंटली सेट हो जाएगा वहीं पर। तो ऐसा बिहेवियर आना, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। तो इस चैप्टर में 2 चीजें आपको पढ़नी है, एक है इलास्टिसिटी और दूसरी है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब फोर्स के हटाने के बाद आप पुनः अपनी उसी अवस्था को प्राप्त कर ले जिसमें आप थे। मीन्स यू रिटेन द सेम पोजीशन वेयर यू वर एट इनिशियल आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। समझ गए? और अगर आप अपनी पुरानी वाली फेज को नहीं अटेन कर पाते हो तो वहां पर आपकी बॉडी जो है प्लास्टिसिटी जोन में प्रवेश कर चुकी है। क्लियर? चलिए, तो इसलिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड में फोर्स लगाने पर क्या होगा। अब सवाल उठता है कि सर सॉलिड में कितने तरीके के फोर्स लगाए जा सकते हैं? बहुत तरीके के हैं भाई, देखा जाए तो 3 तरीके के। कितने तरीके के? वो 3 तरीके के फोर्स 3 तरीके का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मीन्स those 3 types of forces exert 3 types of effect, 3 types of effect। ठीक है ना। तो उन 3 टाइप के इफेक्ट को हम बारी बारी पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर जो सॉलिड के बारे में है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके बाद एक और चैप्टर आएगा आपका सॉलिड के बारे में जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या नाम है? हाँ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मतलब उसमें ये रहेगा
चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि भाई इसके बाद जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो अभी पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, अगले में क्या पढ़ेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज़। उसमें हम क्या करेंगे भाई, उसमें हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में एक सॉलिड ले लेंगे और उसको क्या देंगे, हीट देंगे। क्या देंगे, और हीट देने के बाद जो खलबली होगी उस खलबली वाली फिजिक्स को हम पढ़ेंगे बारी बारी करके कि खलबली नंबर 1, वही वाइब्रेशन होंगे, वाइब्रेशन बिगड़ेंगे, दूर जाएगा, कोई पास आएगा, टक्कर होगी, वेलोसिटी बदलेगी, एक्सपेंशन होगा, बहुत सारी खलबली होंगी और उन सारी खलबलीज को हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। समझ गए ना। पूरी फिजिक्स में घटनाएं ही तो हैं, उन घटनाओं को हम फिजिक्स का नाम दे देते हैं जोड़ करके। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, नाम ही है डिफॉर्म कर दे, जो बॉडी के ओरिजिनल शेप और साइज को बदल दे उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। पढ़िए आंसर, द एक्सटर्नल फोर्स which causes a change in the shape or size of the body is called deforming force. Exactly, the external force which causes a change in a shape of size of the body is called deforming force. देखिए याद रखिएगा, ये बॉडी की बात करी गई है यहाँ पे, ओके हाँ, इस बॉडी की बात की गई है, ठीक ना। तो कोई भी बॉडी है उसके साइज और शेप को चेंज करने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए, आपके पास कोई, मान लो आपके पास कोई इधर पे कोई आपके पास कोई मेटल की रॉड है, ये मेटल की रॉड है, मेटल की रॉड है। Yes, sir. आपने इस मेटल की रॉड को यहाँ प्लास से पकड़ा, प्लास से पकड़ा, समझ गए। अब प्लास से पकड़ के आपने इसको खींचना शुरू किया, प्लास से पकड़ के आपने इसको खींचना शुरू किया। आपको समझ में तो नहीं आता है, परंतु यकीन मानिए ये थोड़ा सा हल्की सी लेंथ जो होती है खींचती है, रॉड की भी इतना, हाँ रॉड की भी। आप तो कोई भी तार ले लो, बिल्कुल खींचती है, क्योंकि आप बिलीव करिए उसी रॉड को आप यदि सीधा करके मोड़ते हो, है ना, उसी रॉड को मोड़ते हो सीधा करके, तो मुड़ती है कि नहीं मुड़ती है, मुड़ती कि नहीं मुड़ती है, मतलब एटम्स के बीच की दूरी बढ़ेगी तभी तो मुड़ेगी। तो जब आप इसको खींचोगे ना तो हल्का से खींचती भी है, समझ गए ना, बिल्कुल खींचती है। जैसे स्प्रिंग को लटका दो और स्प्रिंग को खींचो तो थोड़ा सा क्या हो जाती, खिंच जाती है ना। तो ये भी थोड़ा सा खींचा करता है मटेरियल, हर मटेरियल थोड़ा सा खींचता है, कोई कम खींचता है, कोई ज़्यादा खींचता है, ये खींचता है। तो ये जो आपने फोर्स लगाया इसको खींचने के लिए, ये कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहलाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। अगर बॉडी प्लास्टिक होगी तो वो जो आपने खिंचाव दिया है वो परमानेंटली उसमें बस जाएगा, बट यदि बॉडी इलास्टिक होगी तो वो वापस हो जाएगा जो खिंचाव आपने दिया है। इसका मतलब कोई पीछे से एक फोर्स लग रहा था जो डिफॉर्मेशन फोर्स के हटने के बाद बॉडी को रीस्टोर करता है, समझ गए ना। इस फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर हुआ। तो इसको बोलते हैं अपन रीस्टोरिंग फोर्स। तो आपने जो बाहर फोर्स लगाया वो क्या था, डिफॉर्मिंग फोर्स, और जब आपने अंदर फोर्स लगाया था वो क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक ना। डिफॉर्मिंग फोर्स कितने अंदर भी फोर्स लगेगा, अंदर उसको समेटने के लिए फोर्स नहीं लगेगा। अब जैसे स्प्रिंग होती है वो वापस अपने आप को रिस्टोर करती है ना, हाँ रिएक्शन समझ लो। एक स्प्रिंग अपने आप को वापस रिस्टोर करती है तो कोई ना कोई तो फोर्स है जो वापस अपने आप को समेट लेती है। जैसे रबर आप छोड़ते हो, रबर खींचने के बाद अपने आप को वापस रिस्टोर कर लेता है, भाई वजह क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है जी। तो ये हो गया अपने पास भैया रीस्टोरिंग फोर्स। अब आप देखिए फोर्स कहाँ पे लगता है, एरिया पे। कहाँ पे लगता है, एरिया पे, क्योंकि जहाँ पे भी फोर्स लगाओगे वहाँ कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। तो बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं, प्रेशर। अपनी ज़िंदगी में भी टीचर्स क्या करते हैं, बड़ा प्रेशर दे रहे हैं यार, मैडम बड़ा फिजिक्स की प्रेशर दे रही हैं, क्योंकि मैडम क्या लगाती हैं, आप पे फोर्स लगाती हैं, है ना। मैडम आप पे, आपका फिक्स एरिया है उस पे मैडम फोर्स लगाती हैं, तो मतलब वो प्रेशर दे रही हैं आपको। क्या दे रही हैं, प्रेशर। आप उस प्रेशर को, मैडम ने प्रेशर लगाया, आज जैसे इसमें आपने प्रेशर लगाया तो नीचे की तरफ फोर्स लगाया था, तो आप मैडम ने ये एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन गया, प्रेशर। उसको रीस्टोर करने के लिए आपकी बॉडी अंदर से भी एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया।
तो रीस्टोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। मतलब प्रेशर बाहरी होता है और स्ट्रेस अंदर। अंदरूनी होता है। समझ गए ना? हाँ सर। तो डोंट टेक स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस क्रिएट करने वाले आप हैं, यस सर। प्रेशर क्रिएट करने वाले हम हैं। टीचर्स। समझ गए ना? टीचर्स प्रेशर दे सकते हैं, बट स्ट्रेस आपका बनाना काम है, स्ट्रेस आप लेंगे। यस सर। समझ गए ना? वो फोर्स लगा रहे हैं, उसके इक्वल अमाउंट का स्ट्रेस, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू स्ट्रेस। जितना प्रेशर लगेगा उतना क्या डेवलप होगा? स्ट्रेस। यस। समझ गए ना? कब? अगर इलास्टिक से लिमिट के अंदर है तो। ये आर का मतलब क्या था सर? रिवर। एफ रिस्टोरिंग फोर्स। भाई आपने एक बाहरी फोर्स लगाया तो वो है एफ एक्सटर्नल। उस फोर्स को काउंटर करने के लिए आपका एक फोर्स ऊपर की ओर लग गया जो बॉडी को रीशेप करेगा, दैट इज कॉल्ड एफ रिस्टोरिंग। बोलो यस और नो? तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेस। एंड एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। समझ गए? चलिए पढ़िए क्वेश्चन नेक्स्ट। What do you mean by deformation? If on application of external force, a change in the shape or size of the body takes place, then it's said to be a deformed. हाँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स के लगाए जाने से अगर किसी बॉडी की शेप और साइज चेंज हो जाती है, शेप और साइज, तो हम कहेंगे बॉडी डिफॉर्म हो गई। क्या हो गई? बॉडी डिफॉर्म हो गई। अब पढ़ते हैं व्हाट इज इलास्टिक लिमिट। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? एक लिमिट होती है कि कोई चीज़ वापस आ जाएगी। जैसे आपने मान लो एक आपके पास ये रबर है, ये आपके पास रबर बैंड है, बोलो यस। ये रबर बैंड चिपका हुआ है, आपने इस पे फोर्स लगाना शुरू किया। आपने यहाँ तक इसको खींचा, छोड़ दिया, वापस आ गया। आपने यहाँ तक इसको खींचा, छोड़ दिया, वापस आ गया। आपने जरा सा भी अब आगे बढ़ाया, अगर आपने जरा सा भी आगे बढ़ाया तो वो वापस नहीं आया, बल्कि हल्की सी डिस्टेंस सेट लेके सेट हो गया। मतलब एग्जैक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन मेंटेन नहीं किया। तो वो लास्ट हद जहां तक वो वापस आ रहा था, तो उसको क्या बोलोगे? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट। उसके बाद अपनी सामान्य भाषा में मटेरियल ढीठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढीठ हो जाएगा। समझ गए ना? कहते हैं ना ढीठ हो गया, कितना मारो असर ही नहीं होता है। तो यस, पढ़िए इलास्टिक लिमिट। The maximum value of deforming force by which if the force is applied on a body, then body loses its elastic property. It's called elastic limit. The maximum value of deforming force, maximum value की वो लिमिट by which if the force is applied on the body, the body loses its elastic property. The body loses its elastic property is called elastic limit. मतलब कि देखिए यहाँ पे बॉडी लूजेस लिखा है, बॉडी नॉट लूजेस होना चाहिए, ये गड़बड़ है यहाँ पे। भाई इलास्टिक लिमिट क्या है? फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू जो हद है जहाँ से वापस आ सकती है, जहाँ से वापस आ सकती है। तो ये डेफिनेशन जो है गलत लिखी हुई है ना? हाँ, ये इलास्टिक लिमिट की करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। हाँ, वहाँ नॉट लूजेस कर दो। ठीक है, आ गया समझ में ना? नॉट लूजेस इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर दी तो काय की इलास्टिक लिमिट है ना? इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर दी तो लिमिट क्यों हुई, है ना? चलिए नेक्स्ट इज स्ट्रेन। नया टर्म आ रहा भाई, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? अभी आपने देखा, आपने एक रॉड को या रबर को खींचा, रबर की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? मान लो एल। क्या थी? एल। आपने इसको खींचा तो इसमें हल्का सा चेंज आ गया खींचने पर, डेल्टा एल। क्या हो गया? डेल्टा एल। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? एल प्लस डेल्टा एल। तो जो स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, ना कोई यूनिट ना कोई डायमेंशन। समझ गए ना? अगर आप किसी गुब्बारे को दबाओगे, दैट टाइम क्या होगा भाई? आपका उसमें वॉल्यूम में चेंज होगा। तो दैट टाइम आपका स्ट्रेन क्या बनेगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। समझ गए ना? क्योंकि गुब्बारे में तो वॉल्यूम होता है, हाँ, तो उसमें चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यही मैंने बात करी थी ना कि आप जो लगाने वाला फोर्स होता है अलग अलग तरीकों से लगा सकते हो। हाँ सर। जब आप खींचोगे तो एक अलग तरीके का फोर्स है, जब आप दबाओगे तो एक अलग तरीके का फोर्स होगा। समझ गए ना? जब आप किसी को मरोड़ दोगे या चपेटोगे तो एक अलग तरीके का फोर्स होगा। मतलब हर अलग अलग तरीके के फोर्स में अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई देंगी। समझ गए ना? जैसे अपना कान पकड़ लीजिए आप, या उंगली पकड़ लीजिए बेस्ट।
अब इस उंगली को दर्द देने के 3 रास्ते हैं, कष्ट देने के। एक, उंगली को पकड़ के खींचो, समझ गए ना, या उंगली को पकड़ के दबाओ अंदर की तरफ। तो अगर आप खींचोगे तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, और अगर आप अंदर की तरफ प्रेस करो दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड। अब मुट्ठी के अंदर उंगली को बंद करो और प्रेशराइज करो चारों तरफ से, समझ गए ना। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेन डेवलप होगी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि जो प्रहार हो रहा है वो वॉल्यूम पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? वॉल्यूम पे। समझ गए ना। अब एक और तरीका, अब आप एंगल दो, ये पकड़ा आपने और इसको मरोड़ना शुरू करो, समझ गए ना। तो अलग अलग तरीके का फोर्स है। बेंडिंग सर, ये बेंडिंग जो है, देखिए ये बेंडिंग आप मटेरियल पे अटैक नहीं कर रहे हो, ये बेंडिंग आप जॉइंट पे अटैक कर रहे हो, तो ये एक अलग चीज हो गई, समझ गए ना। फिर इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा, है ना, उसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। फिर अगर बेंडिंग का क्वेश्चन आता है तो 2 कंपोनेंट ब्रेक करो। चलिए तो भैया अब पढ़ते हैं स्ट्रेन, पढ़ दो भाई स्ट्रेन द रेशियो of change in length, volume or shape and its original length, volume or shape is called strain। तो लेंथ होगा तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम होगा तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, शेप होगा तो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। समझ में आ गया ना। अब शेप कोई क्वांटिटी तो होती नहीं है, तो अपन किस पे खेलेंगे? अपन लेंथ पे, एरिया पे और वॉल्यूम पे ही खेलेंगे, समझ गए ना। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। पढ़ो एज इट the ratio of same quantities, therefore it has no unit। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, State Hooke's law। Within elastic limit, stress is directly proportional to strain। एग्जैक्टली भैया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बिल्कुल क्लियर हो रहा है भाई। जितनी ज्यादा स्ट्रेन बढ़ेगी, स्ट्रेस मैंने क्या सिखाया था? फोर्स पर यूनिट एरिया, उतना ही तो स्ट्रेस होगा। आपकी मैम जितनी खिंचाई करेंगी आपका स्ट्रेस उतना ही तो ज़्यादा बढ़ेगा ना, यस और नो। खिंचाई करना मतलब चेंज ऑफ लेंथ बढ़ाना ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, मतलब ये बढ़ता जाएगा चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ बढ़ेगा मतलब एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रहा होगा, और इसलिए आपका इंटरनल फोर्स भी तो बढ़ेगा, तो उस हिसाब से क्या बढ़ेगा? स्ट्रेस बढ़ेगा। तो क्या बना भाई? हुक्स लॉ ने क्या कहा? विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर, जहां तक आपको अपनी इज्जत की परवाह है कि क्लास में मेरा नाम खराब हो जाएगा, मुझे रीस्टोर करना पड़ेगा, अगर आप ढीठ नहीं हुए हो तो इलास्टिक लिमिट के अंदर लिख के आना है, इसके नंबर रहेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट। हर जगह अप्लाई नहीं होगा, है ना। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब आप ढीठ हो गए, यहाँ तक मान लीजिए आपके यहाँ पे आपके 10 घूंसे खा लिए आपने, 10 छड़ी खा ली, इसके बाद ढीठ हो गए। अब मैम ने यहाँ पे बढ़ाया, बोले 5 और मारो, 5 और मारो, तो तुम कहोगे हाउ मार लो, क्या तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा? नहीं, बोलेगा 10 तो मार चुके हो, 5 और मारने में कौन सा नाम? हाँ, वहाँ पे प्लास्टिक रेंज में आ चुका है। समझ में आ गया ना। मतलब इलास्टिसिटी के बाद रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना, वो काम करना बंद कर देता है। इलास्टिक लिमिट के बाद रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है फिर उसी हिसाब से नहीं बढ़ता, स्ट्रेस स्ट्रेन के हिसाब से नहीं बढ़ता। आप फिर स्ट्रेन दे भी रहे हो तो उसको कोई मतलब उतना नहीं रहेगा कि मैं अपने आप को रीशेप कर लूँ, समझ गए ना। इलास्टिक लिमिट के अंदर वो अपने आप को बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत इज्जतदार महसूस करता है। नहीं यार, अपन को पढ़ के जाना है, नंबर काम आएंगे तो नुकसान हो जाएगा, समझ गए ना। तो वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको बोलते हैं अपन विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट के अंदर जितना आप स्ट्रेन बढ़ाओगे उसी हिसाब से क्या होगा? स्ट्रेस डेवलप होगा अंदर की तरफ। क्लियर हुआ? बन जाएगा। चलिए, देखे होंगे ना कुछ बच्चे कितना भी स्ट्रेन बढ़ा लो उनके ऊपर स्ट्रेस आता ही नहीं है। कुछ बच्चे जिन्हें स्ट्रेन कितना भी बढ़ा लो आता ही नहीं है। मैम ने कह दिया कि भाई स्कूल से निकाल दिया जाएगा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा तो वो प्लास्टिक बॉडी है। ओके चलिए नेक्स्ट, इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग, यार फटीग का मतलब क्या होता है? डॉक्टरी वाला टर्म है, जानते हो फटीग का मतलब? थकान। फटीग मतलब थकान, समझ गए ना। यस, मेडिकल टर्म है ये, फटीग है ना। यस, इसका मतलब थकान, ठीक है ना। यस, तो अगर आप रबर को बार बार खींच रहे हो, आपने देखा होगा कोई भी रबर होता है, अक्सर लेडीज बालों में रबर बैंड लगाती हैं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि एक रबर बैंड का इस्तेमाल सालों कर रही हैं वो, नहीं। इवन उस रबर बैंड की हालत देखी होगी अगर आपने, तो 2-4 बार लगाने के बाद वो बिल्कुल मुलायम हो जाता है, अपनी इलास्टिसिटी खो देता है, मतलब उसमें एक परमानेंट लूजनेस आ जाती है। तो ये जो थकान कहलाती है इसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग। क्या बोलते हैं?
पढ़िए, इफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स, If a deforming force is applied on a body with an elastic limit for a long time, the body does not regain its original position soon. After the removal of deforming force, this delay in gaining the original position is called elastic fatigue. भाई मतलब कोई जो बॉडी होती है वो इसमें लिखा हुआ है द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इन विद इन इलास्टिक लिमिट फॉर लॉन्ग टाइम। अब सुबह से चोटी में रबड़ बंधा हुआ है, यस और नो, रबर बंधा हुआ है, शाम हो गई और कितना टाइम दोगे, सूर्योदय से सूर्यास्त लगा दिया आपने, इतना टाइम हो गया फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब इसको रबर को निकाला जो तो एकदम से खटाक से वो रीशेप नहीं होगा, Normal. ओके, बट द बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन सून। मैं तो ये तक कहता हूं कि सून क्या, वो तो अपनी पोजीशन को रिटेन भी नहीं करता है वो एक्चुअल 100%, समझ गए ना, 90% रीगेन कर लेगा बट 100% रीगेन नहीं करेगा, समझ गए ना। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स विच एक्टेड ऑन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, दिस डिले इन गेनिंग, द ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग, इसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग, समझ गए ना। ये जो टाइम लगता है, समय में देरी होती है उसको रीशेप होने में, इसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग। रीशेप तो हो नहीं पाती होगी, एग्जैक्टली तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा, कभी नहीं होता। इसको अपन प्लास्टिसिटी नहीं ले सकते, नहीं, ये प्लास्टिसिटी नहीं, प्लास्टिक लिमिट नहीं, क्योंकि इलास्टिक लिमिट पार नहीं की थी आपने, समझ गए ना। ये थोड़ी सी थकान आई है, ये थोड़ी सी थकान आई है, समझ गए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लास्टिक में बदल गया, नहीं नहीं, ये प्लास्टिसिटी अलग है, समझ गए ना। इलास्टिसिटी जो इलास्टिक फटीग जो हुआ करती है वो विद इन इलास्टिक लिमिट के होती है, समझ गए। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो पहली भाषा में मैं आपको टाइप ऑफ स्ट्रेस बता सकता हूं। तो देखिए अब टाइप ऑफ स्ट्रेस, देखिए पहला है व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लिख चलो, अब देखो बेटा स्ट्रेस के अपन टाइप बताते। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक तो ये मान लीजिए आप, ये फिंगर है, ओके, ये फिंगर है, ओके। अब इस फिंगर में आप कैसा फोर्स लगा सकते हैं, आपने फिंगर को आगे से पकड़ा और नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया, तो आप देखिए सरफेस के साथ कैसा फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मल, परपेंडिकुलर। तो आपका जो फोर्स है वो भी नॉर्मल है, तो जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा ना, वो डेवलप होगा, कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। क्या डेवलप होगा? तो आप अगर परपेंडिकुलरली खींचेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस में आप क्या कर रहे हैं, ये इसको नीचे खींच रहे हैं, मतलब लेंथ बढ़ा रहे हैं अपनी उंगली की या मटेरियल की, तो इसको बोलते हैं बेटा, यहाँ पर जो है ये कैसा फोर्स दे रहे हैं आप, इसको खींचने को क्या बोलते हैं? स्ट्रेच। यहाँ पर जो आप दे रहे हैं इसको फोर्स जो है एक्सटेंड करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल में दो होते हैं, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है एक्सटेंशन, है ना, समझ में आ गया। तो अगर आप या तो खींचो या दबाओ परपेंडिकुलर फोर्स लगा करके, तो स्ट्रेस जो डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सर ये जो अपन ऐसे करा, वो खींचा आपने लेंथ में, तो स्ट्रेस हो रहा है, हाँ, पर इधर क्या स्ट्रेस होगा? नहीं, ये तो आपका क्या है, जो आप फिंगर खींच रहे हो नीचे की तरफ, ये एक्सटेंशन दे रहे हो, हाँ। तो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सटेंशन वाला बाहर लगा, ये एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया है। इसके काउंटर करने के लिए अंदर की तरफ क्या लगेगा, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया या रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, हाँ। तो वही तो है आपकी स्ट्रेस, वो आपकी स्ट्रेस बन गई। अच्छा। कौन सी स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, समझ गए ना भाई। देखो इसको थोड़ा क्लासिफिकेशन करके मैं बता देता हूं तो ज़्यादा बेटर आएगा। देखो जी, ये स्ट्रेस की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अपन। स्ट्रेस डिपेंड करता है, स्ट्रेस क्या होता है बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। न्यूमेरिकली देखा जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स यूनिट पर यूनिट एरिया जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है, ये समझो, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर जितना एक्सटर्नल लगाओगे उतना ही तो रिस्टोरिंग क्रिएट होगा, ये समझो, एरिया तो सेम है। और चलो, मतलब एक्सटर्नल जैसा लगाओगे वैसा आपको रिस्टोरिंग मिलेगा और वो कहलाएगा स्ट्रेस। अब देखिए, अब एक्सटर्नल फोर्स आप कैसा लगा सकते हैं। नंबर 1, आप एक्सटर्नल फोर्स, ये रॉड है, ये वही रॉड है या फिंगर मान लो, जो भी मान लो, मान लिया।
पहला फोर्स आप लगा सकते हो इस एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर, ये देखो, समझ गए? जैसे आपने सर रॉड का एग्जांपल दिया था कि हम प्लास से जब उसे खींचते हैं तो वो तो सर इलास्टिक लिमिट के बाहर ही हो, तो कि उसे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत माइन्यूटली खींचो तो आपको समझ में आएगा वो। मतलब रीगेन भी होता है? हाँ, रीगेन होता है, इलास्टिक प्लास्टिक रीगेन वो होता है, सॉरी स्टील, हाँ रॉड, लोहे की रॉड रीगेन होता है। मैंने एग्जांपल भी दिया ना कि आयरन रॉड फिर मुड़ कैसे जाता अगर ना रीगेन होता तो, मुड़ के तो वापस तो आ जाता है। हाँ। जैसे ये रूलर स्केल रखा हुआ है मेरा, अच्छा, मुड़ने के बाद सीधा हो जाता है ना, तो मतलब इलास्टिसिटी तो है। हाँ। तो देखिए दो तरीके के फोर्स लगाते हो आप। पहला, अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, मतलब आपका जो फोर्स है कैसा है, नॉर्मल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो बेटा जो स्ट्रेस आएगी वो होगी नॉर्मल स्ट्रेस। क्या होगी? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, समझ गए? नॉर्मल स्ट्रेस। और दूसरा, अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स ना लगाओ तो वहां पे जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस। अभी सब समझ में आएगा धीरे धीरे। अब देखिए नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। ये आपके पास आयरन बार है, अब इसमें नॉर्मली फोर्स आप कैसे लगा सकते हो? ये ऐसा, अब या तो ऐसा लगा सकते हो या ऊपर की तरफ धक्का मार सकते हो। तो किस में चेंज होगा? केवल लेंथ में। किस में चेंज होगा? केवल लेंथ में। तो नॉर्मल स्ट्रेस में अगर आप लेंथ में चेंज करते हो तो वो स्ट्रेस कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आया समझ में? क्लियर हुआ? अब आपने उंगली पकड़ी थी, खींच दी या दबा दी, तो लॉन्गिट्यूडनल में दो केस बनेंगे। या तो आप उंगली को खींच रहे हो या लेंथ को पकड़ के खींच रहे हो। तो अगर आप खींच रहे हो तो खींचने को क्या बोला था मैंने? खींचने को सर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन भी बोलते हैं, और भी क्या बोलते हैं बताओ? स्ट्रेच, खींचना। कंप्रेसिव, हाँ, स्ट्रेच नहीं, कंप्रेसिव मतलब दबाना। तो यहाँ पे होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, टर्म ही भूल गया मेरे को। यहाँ पे कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझ गए ना? और यहाँ पे कौन सी? एक्सटेंसिव स्ट्रेस। समझ में आया? स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल के दो केस होते हैं, एक कंप्रेसिव और एक एक्सटेंसिव। क्लियर हुआ? अब नॉर्मल स्ट्रेस में भी अगर आप हमला ऐसा कर रहे हो कि मान लीजिए ये फिंगर है, इसके चारों तरफ आपने इसको मुट्ठी से बंद किया और जोर से दबाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? ये जो फोर्स लग रहा है हर तरफ से, ये इसके वॉल्यूम में चेंज करेगा। करेगा? वॉल्यूम में चेंज करेगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस का जो दूसरा प्रभाव आपके सामने लेकर के आएगा, वहां पर आपकी कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी? वहां पर आपकी डेवलप होगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या होगी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। समझ गए ना? अब वॉल्यूमेट्रिक में भी दो तरीके की, एक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक वॉल्यूम कंप्रेसिव होगा। अब अपन को वॉल्यूम इंक्रीज करना तो दिखाई दे रहा है, सॉरी वॉल्यूम कंप्रेस करना तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपन उसको चारों तरफ से दबा देते हैं। बट गैसेस के केस में वॉल्यूम इंक्रीज भी होता है। किसी गुब्बारे के अंदर हवा भरो तो हवा हर तरफ से धक्का मारेगी ना। तो दो तरीके के यहाँ भी आएगा, एक में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक में वॉल्यूम डिक्रीज होगा। समझ में आया ना? तो नॉर्मल स्ट्रेस के दो प्रकार, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक। लॉन्गिट्यूडनल के दो, एक्सटेंसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब आ गया समझ में? तो सर जो आपने बताया वॉल्यूम एंड स्ट्रेस का, तो एक कंप्रेसिव में तो चलो ठीक है कि वॉल्यूम के, और फिर बलून वाला केस आपने मतलब? बलून वाला केस वो एक्चुअली हवा का है, तो उसको अपन गैसेस में पढ़ेंगे टोटली। समझ गए ना? वो गैस है। सॉलिड में तो, सॉलिड में भी होता है। सॉलिड में बेटा ऐसा होता है जैसे कि मान लो आपके पास, बट वो थर्मल में आ जाता है एक्चुअली सॉलिड में। मान लो सॉलिड में आपके पास कोई गोला है आयरन का, बोलो यस और नो। आयरन का गोला है। अब आयरन के गोले को आप गर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो आपको पता है कि गर्म करने पर एक्सटेंशन होता है, तो वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। तो ये अंदर के जो एटम्स होंगे झटका मार करके इसको ओरिजिनल यहाँ तक ले आएंगे। बोलो यस और नो। फूल जाएगा। समझ में आया ना? तो पहला चेंज, ओरिजिनल वॉल्यूम था V, और चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? डेल्टा V। सपोज सर ढोकले का एग्जांपल लें। हाँ, जो भी समझ लो, वैसे भी समझ लो। समझ गया ना? हाँ, वो फूल जाता है। तो वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगी और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगी। समझ में आया ना? क्लियर हुआ ना? बट फोर्स कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर। कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर। इसीलिए नॉर्मल स्ट्रेस के ही अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में ना? चलिए अब बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। तो पढ़िए, पहला, सबसे पहला अपन पढ़ते हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग। तो लॉन्गिट्यूडनल में दो चीज होती हैं, एक कंप्रेसिव और एक्सटेंसिव। पढ़िए, इट इज
It is Restoring force. force developed per unit cross sectional area of the body when the length of the body increases in the direction of deforming force. हाँ, when the length of the body is increases, ये बेटा ये increases incomplete है, increases और decreases, समझ गए ना? when the length of the body increases और decreases, क्योंकि longitudinal में दो केस होते हैं, आप फोर्स अंदर लगाओगे तो कंप्रेसिव इफेक्ट मिलेगा, अगर आप फोर्स बाहर लगाओगे तो आपको एक्सटेंसिव इफेक्ट मिलेगा, ठीक है? डन, आ गया। अब दूसरा देखिए भैया, ये तो हो गया अपने पास नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आती लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर कंप्रेसिव या एक्सटेंसिव। अब सेकेंड है टेंजेंशियल, जो मैंने अभी बताई नहीं आपको, टेंजेंशियल मैंने छोड़ दी थी, उसी को शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, उसी को बोलते हैं टेंजेंशियल। समझ में आया? टेंजेंशियल आपके हाथ की स्किन है, जिसको मैंने मरोड़ बोला था, मरोड़ देना, आपके हाथ की ये स्किन है मान लीजिए, समझ गए ना? अभी इस स्किन का लेवल ए है और ये है बी, ठीक है ना? अब मैं इसको स्किन को ऊपर से चिपेटता हूँ, दबाता हूँ आगे की तरफ, तो ये देखिए जो स्किन होती है आपकी, ये ऊपर का लेवल खसक करके ए डैश पे आ जाता है, ये देख है, ये नॉर्मल है, ये देखिए आ गया। या रबर को रख लो बेस्ट, और रबर को रख करके वो नॉन डस्ट वाला बड़ा वाला रबर आता है ना, ऐसा कुछ होता है ना, हाँ, तो वो आगे आ जाता है, ऐसा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है ना सर, इसको पकड़ करके आप आगे, तो ये जो लेयर होती है आगे की तरफ बढ़ जाती है, यस और नो, आगे आ जाता है। तो मतलब नीचे वाला फ्रेम तो वैसे का वैसे ही रहता है, बोलो यस। जो आगे वाला फ्रेम होता है, ऊपर वाला फ्रेम, वो कहाँ चला जाता है? आगे चला जाता है। बट ओरिजिनल कंडीशन तो उसकी ये नहीं थी, नहीं सर, है ना? ओरिजिनल कंडीशन तो कुछ और थी। ओरिजिनल कंडीशन में तो ऐसा बिल्कुल फ्लैट रखा हुआ था दोनों फेस, बट जब आपने फोर्स लगाया तो ये ऊपर वाली जो फेस थी वो नीचे के रिस्पेक्ट में कहाँ चली गई? आगे चली गई, समझ गए ना? तो ये जो आपको यहाँ पे जो इफेक्ट देखने को मिलता है, यहाँ जो स्ट्रेस क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या कहते हैं इसको? टेंजेंशियल स्ट्रेस। समझ में आया? तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस होती है। पढ़िए, डिफाइन टेंजेंशियल स्ट्रेस। When the deforming force is applied along the plane, then the area of cross section of the body, then the stress produced is known as tangential stress. हाँ, जब आप किसी बॉडी के ऊपर प्लेन के अलोंग आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, प्लेन के अलोंग चिपेट दिया, समझ गए ना? तो ये सब जैसे आप बता रहे कि ये हाँ, तो फिर ये रीगेन करने स्ट्रेस लगाएगी ना? हाँ बिल्कुल लगाएगी ना, उसके जो वापस जो इफेक्ट आया दैट इज स्ट्रेस, डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग, हाँ, ये अपन ने एक्सटेंसिव फोर्स लगाया, बिल्कुल नहीं, एक्सटेंसिव नहीं कहो। अब ये कैसा फोर्स है अपना? टेंजेंशियल फोर्स। अच्छा, हाँ, टेंजेंशियल फोर्स है। तो सर टेंजेंशियल तो एक पॉइंट पे होता है ना, पर ये पॉइंट पे कहाँ हो रहा? नहीं, टेंजेंशियल सरफेस पे होता है बेटा। अच्छा, वो सर्कुलर में था, वो सर्कुलर में था, समझ गए ना? अब आप पॉइंट लेना तो पॉइंट ले लो, लगाओ एक पॉइंट लेकर के। खींचना सर, ये तो वो है आपका स्किन आप खींच रहे हो, ये तो वो है ना टेंजेंशियल स्ट्रेस है ना, टेंजेंशियल है। ये तो आपकी लेंथ बढ़ रही है ना, लेंथ बढ़ रही है, इस पॉइंट पे देखो ये लेंथ बढ़ रही है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, आ गया समझ में? तो यदि डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द प्लेन ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, देन द स्ट्रेस प्रोड्यूस इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस मैंने आपको बता दी, पढ़िए नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, देन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी चेंजेस, द स्ट्रेस डेवलप्ड इन दिस केस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, वही बॉल को पकड़ के दबा देना, बॉल को पकड़ के दबा देना है ना, या लोहे को पकड़ करके ये तो फुला देना, या चारों तरफ से दबा देना, तो हर तरफ से फोर्स नॉर्मली एक्ट करेगा, तो उस समय बॉडी की वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो उस समय हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है ना? एक्चुअली नॉर्मल स्ट्रेस के मैंने मोर वाइडली दो केस पढ़ा है एक्चुअली बेटा। देखो, नॉर्मल स्ट्रेस का ही लॉन्गिट्यूडनल केस है, क्योंकि इसमें भी तो भैया आप फोर्स परपेंडिकुलर ही तो लगाते हो सरफेस के, यहाँ पर एंगल कितना है? परपेंडिकुलर। बट इसमें फ़र्क ये है, नॉर्मल वॉल्यूमेट्रिक में फ़र्क ये है कि आप पूरा फोर्स हर जगह लगाते हो तो वॉल्यूमेट्रिक बन जाता है, बोलो यस। और इसमें लॉन्गिट्यूडनल में आप एक जगह लगाते हो तो खिंचाव होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो नॉर्मल स्ट्रेस के दो केस होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक, समझ गए ना? और नॉर्मल स्ट्रेस केवल ये है कि जब आप किसी बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो तो उस पर डेवलप होने वाला स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस। अब वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और वो वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकता है। समझ में आया? हाँ, इनकम्प्लीट दिया है। तो नॉर्मल स्ट्रेस आप जो मैंने बताया वही लिखें। इसमें लिखा व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली टू द सरफेस, हाँ ठीक है, ऑफ अ बॉडी, देन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज चेंज। नहीं, ये लाइन काट दो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप वॉल्यूम में कर रहे हो मतलब लेंथ को भूल रहे हो आप।
वॉल्यूम और लॉन्गिट्यूड दोनों भी है, हाँ दोनों है, दोनों टाइप है भाई, है ना, दोनों टाइप है। मैं आपकी स्किन को पकड़ के खींच रहा हूँ तो आपके सरफेस के तो नॉर्मली लगा रहा हूँ ना फोर्स। और लेंथ भी बढ़ रही है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। वॉल्यूम एंड लेंथ लिख ले रहा है हाँ, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ द बॉडी। अच्छा, ब्रॉड वे में इसको देखा जाए तो ऐसे भी देख सकते हो, देखो क्योंकि लेंथ अगर बढ़ेगी इस प्लेस की तो वॉल्यूम अपने आप चेंज होगा, उस जगह का वॉल्यूम भी तो घटेगा। देखो ना, ये जैसे ये है, ये अपने पास इसको आपने खींचा नीचे की तरफ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ का जो वॉल्यूम है वो कम होने जाएगा ना, क्योंकि नीचे तो लेंथ बढ़ रही है, तो मटेरियल नीचे आएगा ना, तो वॉल्यूम का होगा, क्या होगा, कम होगा। हाँ यस, तो इसलिए बट फिर भी वॉल्यूम और लेंथ कर लो, और लेंथ और वॉल्यूम चेंजेस, दिस स्ट्रेस डेवलप्ड इन दिस केस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर हो गया? तो इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। चलिए अब देखते हैं। अब अगला है बच्चों, डिफाइन यंग मॉडुलस एंड गिव इट्स यूनिट। चलिए अब देखते हैं, बढ़िया चीज़ें आने वाली हैं। देखिए अब बेटा आपने देखा भाई सारी तरीके की स्ट्रेस देख ली। अब अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में एक्सटेंसिव स्ट्रेस लगाओगे तो कैसी स्ट्रेन डेवलप होगी? एक्सटेंसिव स्ट्रेन, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी। कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाओगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगी। वॉल्यूम स्ट्रेस लगाओगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगी। शेयरिंग स्ट्रेस लगाओगे तो शेयरिंग स्ट्रेन डेवलप होगी। समझ गए ना? और सब में हुक्स लॉ लगेगा। तो पहला हुक्स लॉ यदि मैं बताऊं यहाँ पे एक्सटेंसिव के केस में, अगर आप खींच रहे हो वही पहला खींचने वाला केस, तो इसमें क्या होगा? एक्सटेंसिव स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू एक्सटेंसिव स्ट्रेन। लॉ बता रहा हूँ, लॉ। ओके, तो क्या लॉ लगेगा इसमें? इसमें लगेगा स्ट्रेस, कौन सी स्ट्रेस? एक्सटेंसिव स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू एक्सटेंसिव स्ट्रेन। बोलो यस और नो। अब स्ट्रेस और प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन ही लिखा जाता है। समझ गए ना? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लॉन्गिट्यूडनल की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लॉन्गिट्यूडनल की। तो लॉन्गिट्यूडनल में आप कैसा फोर्स लगाते हो? नॉर्मल फोर्स। तो स्ट्रेस प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ में आया? स्ट्रेस प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन। किस स्ट्रेस की बात हो रही है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। किस स्ट्रेन की बात हो रही है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। समझ में आया ना? मतलब दोनों केस आ गए, बढ़ने वाला भी, घटने वाला भी। समझ गया? एक बार और बता। आपके पास ये कोई वायर लटका हुआ है छत से, चमड़े का पट्टा या वायर, जो समझना हो समझ लो। दो तरीके के काम कर सकते हो आप इस पे। वायर ले लो, बेस्ट है। आप या तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लग रहा है। चेंजेस जो आएंगे वो कैसा होगा? स्ट्रेस जो डेवलप होगी लॉन्गिट्यूडनल होगी, स्ट्रेन जो आएगी लॉन्गिट्यूडनल होगी। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस, जो फॉर्मूला आएगा हुक्स लॉ का, वो होगा स्ट्रेस, कौन सी स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बोलो यस और नो। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ, स्ट्रेस प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखूं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। समझ में आया? यही केस आप जब कंप्रेस करोगे तार को तो भी यही केस आएगा। समझ में आया ना? तो भी यही केस आएगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस बन जाएगा। तो सर इसमें अपन उल्टा केस नहीं मान सकते सर? उल्टा क्यों मानोगे? ये मतलब ऐसा कि जो स्ट्रेस अपन जैसे खींच रहे हैं, हाँ, इसको ऐसा खींचा, हाँ, तो बाहरी स्ट्रेस मतलब जो भाई डायरेक्शन फोर्स की अलग अलग है। तो ये स्ट्रेन लगाया अपन ने, स्ट्रेस लग जाएगा। डायरेक्शन फोर्स की अलग अलग है। उसके बाद जब अपन कंप्रेस करेंगे तो ये रिलैक्स होने स्ट्रेस बाहरी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बाहरी लगेगा, बिल्कुल बाहरी लगेगा। दोनों अपोजिट केस है, बट दोनों में जो इफेक्ट है फोर्स का वो कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल ही तो है। जो भी हो रहा है लॉन्गिट्यूड मतलब लंबाई के अनुसार जो भी हो रहा है लेंथ में ही तो हो रहा है। तो दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुई कि नहीं हुई? अब भले वो कंप्रेसिव हो या एक्सटेंसिव हो। समझ में आया? तो बेटा जब भी ये कांस्टेंट हटता है लेंथ के केस में, अगर लेंथ बढ़ती घटती है, नॉर्मल स्ट्रेस में अगर लेंथ बढ़ती घटती है, तो बेटा जब यहाँ ये कांस्टेंट हटता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का, तो यहाँ पे आता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ई। क्या आता है? ई। वहाँ पे मतलब एक कॉमन फार्मूला लिख देता हूँ कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, वेयर ई इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ई इज कोफिशिएंट ऑफ, बेटा इस सिचुएशन में जो ई होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वो बनता है यंग मॉडुलस। क्या बनता है? हाँ, तो यहाँ पे बनेगा F अपॉन ए इज इक्वल्स टू, वो है सर कुछ, E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस मतलब E का नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड मतलब मॉडुलस नहीं, नाम है बेटा, जस्ट एक कोफिशिएंट का नाम है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y डेल्टा L अपॉन L। तो अगर मुझे कहीं भी Y दिखेगा मैं खटाक से जान जाऊंगा
मॉड्यूलर है। कि लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं। समझ में आया? लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर लेंथ में नॉर्मल स्ट्रेस अगर लेंथ में चेंज करे तो क्या होगा? वाई। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा यंग मॉडुलस। क्या आएगा? यंग मॉडुलस। समझ में आया? अब दूसरा देखो, अगर आप वॉल्यूम में चेंज कर रहे हो, कोई आपके पास मेटेलिक या कुछ भी बॉल है, रबर का बॉल है, आपने इसको प्रेस किया, फोर्स लगाया, हर तरफ से फोर्स लगाया, बोले यस और नो, ये दब गया, पुचक गया, पुचक करके इतना हो गया। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? V। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? डेल्टा V। बोलो यस। चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V। अगेन स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू, बट इस बार स्ट्रेस कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सर ये फॉर्मूला आप एक बार और बताएंगे? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो हुक्स लॉ का फॉर्मूला है ना बेटा। तो पता है। अब हुक्स लॉ को हम अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं। जब हमने नॉर्मल फोर्स लगाया था, केबल किस पे लगाया था? जब लॉन्गिट्यूडनल चेंज हुआ। अब नॉर्मल फोर्स के इफेक्ट से कौन सा चेंज हो रहा है? वॉल्यूमेट्रिक चेंज। वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है। पहले केवल लेंथ में चेंज आया, इस बार किस में चेंज हो रहा है? वॉल्यूम में। अब वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है तो फिर से वही लगेगा स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट वॉल्यूमेट्रिक चेंज में जब ये कोफिशिएंट ई आता है बेटा, उसका नाम वाई नहीं रहता, वो यंग मॉडुलस नहीं रहता है, उसका नाम होता है बल्क मॉडुलस। क्या नाम होता है? बल्क मॉडुलस। तो दैट टाइम ये बन जाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब लेंथ में ये जो y था, हाँ उसको भूल जाओ, यंग मॉडुलस, वो यंग मॉडुलस था, वो तब दिखाई देगा जब लेंथ में चेंज आएगा। अच्छा हाँ, समझ गए? अब यही अगर यही चेंज वॉल्यूम में आएगा तो वहां पे बल्क मॉडुलस आएगा। ठीक है सर। समझ गए? इधर पे जैसे इधर y लगा तो उधर क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा, तो बी फॉर बल्क मॉडुलस। समझ गए ना? b लगेगा। बी फॉर बल्क मॉडुलस या बीटा, है ना? तो क्या बनेगा देखो, वहां पे स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया। बोले यस। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कैसी स्ट्रेन आएगी? वॉल्यूम चेंज वाली, यानी डेल्टा वी अपॉन कितना? V। बोले यस। तो F फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहलाता है यहाँ? B, बीटा इनटू डेल्टा V अपॉन V। समझ में आया? तो फटाक से अगर मुझे कोई क्वेश्चन लेंथ में चेंज वाला आया है तो मैं यंग मॉडुलस ढूंढूंगा। अगर मुझे कोई क्वेश्चन वॉल्यूम में चेंज होने वाला आया है तो मैं क्या ढूंढूंगा? बल्क मॉडुलस। और अगर मुझे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दिया गया है दो फेसेस के बीच का तो मैं ढूंढूंगा क्या? शेयरिंग मॉडुलस। क्या बोलूंगा? शेयर मॉडुलस। हाँ, तो वहां पे आएगा शेयर मॉडुलस। तो वहां पे क्या आएगा बेटा? देखो उसका क्या नाम होगा? यहाँ पे देखो क्या फंडा बना? नॉर्मल स्ट्रेस। इस वाले में क्या? नॉर्मल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। इस वाले में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस चिपेड़ने वाला प्रोपोर्शनल टू टेंजेंशियल स्ट्रेन। समझ में आया कि नहीं आया? टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू टेंजेंशियल स्ट्रेन। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या आएगा? शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या आएगा? शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसे शो करते हैं नीटा से। क्या शो करते हैं? नीटा से। तो यहाँ पे आएगा अपने पास स्ट्रेस इज इक्वल टू नीटा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। क्लियर हुआ? अब एक बार समराइज कर देता हूँ आपको। देखो भैया, सब में एक ही हुक्स लॉ लगना है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है? सब में एक ही लॉ लगना है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर लेंथ में चेंज हो रहा है, चलो, तो स्ट्रेस इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। बोलो यस। ई क्या है? कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट है। समझ गए ना? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। समझ गए? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या इसे भी को बोलते हैं और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। हाँ, बेस्ट नाम है इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ गए? अब इसके तीन स्वरूप हैं। अगर लेंथ में चेंज हो रहा है यानी लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन हो रहा है, समझ गए ना, तो ई का नाम होगा वाई। क्या नाम होगा? वाई। समझ में आया? अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तो ई का नाम क्या होगा? तो फॉर्मूला बनेगा स्ट्रेस इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। सो वाई इज कॉल्ड बेटा यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो ई का नाम होगा
समझ गए ना। ई का नाम होगा क्या, बी, बल्क मॉडुलस। समझ में आया। और अगर सरफेस एक दूसरे के ऊपर भाग रही हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो नीटा आएगा, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आया। या इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। समझ में आ गया। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये आपकी फिंगर है, अब इसी फिंगर पर मैंने फोर्स लगाया, ये खींचा मैंने, ये खींचा या दबाया, खींचा या दबाया, तो अब दबाने या खींचने में लेंथ में चेंज होगा, तो कौन सी प्रॉब्लम के अंतर्गत आएगा, यंग मॉडुलस। तो आपका यहाँ पे यंग यूज होगा। अगर मैंने यही फिंगर ले ली, इसको पकड़ के हर तरफ से दबाया, तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है हर तरफ से, पर वॉल्यूम में चेंज होगा, तो फिर बल्क मॉडुलस आएगा। अगर इसी को पकड़ के मैंने ये करा, तो रिलेटिव लेयर डिस्प्लेस हो रही है, टेंजेंशियल, तो आपका लगेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस। 3 तरीके की प्रॉब्लम है। अच्छी खबर ये है कि कोरोना टाइम में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सिलेबस से हट गया है, हट गया, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ गए ना। चलो जी, अच्छी बात है, अभी क्लियर। अब देखो भाई, पढ़ो, डिफाइन यंग मॉडुलस एंड गिव इट्स यूनिट। ये इलास्टिक लिमिट। एक मिनट, अब यंग मॉडुलस बताना है, साथ में इसकी यूनिट बतानी है यंग मॉडुलस की। तो देखो भैया, यंग मॉडुलस की यूनिट बतानी है, यहीं से देख लो यंग मॉडुलस की यूनिट, y है ना, इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बोलो यस और नो। तो यहाँ से y को अलग कर लो, y से, हाँ मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया, मतलब जो यूनिट बची इसी की बनी। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है, पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक प्यार से नाम भी दिया जाता है, जिसका नाम है पास्कल। क्या नाम है, पास्कल। बट यहाँ पास्कल मत बोलना, क्योंकि आप पास्कल बोलोगे तो दुनिया प्रेशर समझेगी, इसलिए न्यूटन पर मीटर ही बोलना। जैसे टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। और वर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, क्योंकि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यार। तो फोर्स की न्यूटन और इसका डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीटर, और टॉर्क की भी होती है न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, तो उसकी भी न्यूटन मीटर। बट जूल किस में लगा सकते हो आप, टॉर्क में नहीं लगा सकते हो। जूल आप वर्क के लिए ही लगाओगे। किसके लिए लगाओगे, हाँ, और टॉर्क बोलोगे तो न्यूटन मीटर ही बोलोगे, जूल नहीं बोलोगे, क्योंकि जूल डेडिकेटेड किया गया है किसको, वर्क को। ऐसे ही यहाँ पे फोर्स की यूनिट जो, सॉरी प्रेशर की यूनिट जो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको बट प्रेशर को बोलते हो पास्कल। बट यंग मॉडुलस को क्या बोलोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में। पढ़िए, डिफाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ एंड गिव इट। हाँ, within elastic limit the ratio of longitudinal stress to the latitudinal strain, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, longitudinal stress to the longitudinal strain is called young modulus. आ गया समझ में। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे आया, अभी अपन ने पढ़ा, स्ट्रेस इज प्रपोर्शन, बेटा गेट खोल दो। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा बेटा कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में लेंथ ही चेंज होगी। तो यहाँ पर जब इसको ओपन करोगे, कांस्टेंट हटाओगे, तो यहाँ पे आएगा इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स टाइम y टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ में आया। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर, आ गया समझ में। तो y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये कहलाता है यंग्स मॉडुलस। समझ गए ना, ये कहलाता है यंग मॉडुलस। क्लियर, चलिए यस, सो फॉर्मूला, वो y को ट्रांसपोजिंग करके कर दिया। हाँ बस वही फॉर्मूला, यंग मॉडुलस इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब याद रखना बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ में चेंज करने वाला स्ट्रेस। तो अब यहाँ पे दोनों भी हो सकते हैं, चाहे कंप्रेसिव वाला चाहे एक्सटेंसिव वाला। तो इसमें अगर कोई बोल दे एक्सटेंसिव स्ट्रेस, एक्सटेंसिव
अगर इसमें कोई बोल दे एक्सटेंसिव स्ट्रेस अपॉन एक्सटेंसिव स्ट्रेन या कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन, तो भड़क नहीं जाना, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि उसके फोर्स का तरीका हो सकता है पहले वाले में एक्सटेंसिव हो और दूसरे वाले में कंप्रेसिव हो। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस में मैंने आपको क्या बताया था? वॉल्यूम में चेंज होता है, तो बस कुछ नहीं, वॉल्यूम आ जाएगा नीचे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़िए। विदिन within the limit of elasticity, the ratio of normal stress to the ratio of normal strain, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन is called bulk modulus। समझ में आया? divided by K। हाँ, इसको के से डिनोट, मैंने बीटा बताया था, सॉरी बेटा गलत बता दिया मैंने, उसको के से डिनोट करते हैं, है ना? वैसे बीटा भी मैंने कहीं देखा होगा तभी बताया है। तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू, अब बल्क मॉडुलस में आपको कैसा फोर्स लगाना है? ऐसा वाला, समझ गए ना? ये वाला। हाँ, तो कैसा स्ट्रेस है? नॉर्मल स्ट्रेस। इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस नहीं हाँ बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है, समझ गए ना? बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी एक नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि जब आप ऐसा फोर्स लगाते हो तो आपका हर फोर्स दाना दाना परपेंडिकुलर ही तो झेल रहा है, ये सुनो, तो नॉर्मल ही अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डन? नॉर्मल स्ट्रेन भी तो बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेन भी बोल सकते हो, बट ज़्यादा क्लियर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में है ना बेटा, कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ज़्यादा अच्छा है ये। डन? नेक्स्ट अगला टॉपिक रखता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बेटा 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा, उसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। समझ गए ना? बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। तो केंद्रीय विद्यालय में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि एक अनकंप्रेसिबल कोई सॉलिड है ना, मतलब एक जो है किसी का, सॉरी वो दिया बल्क मॉडुलस 0 दिया गया है, उसका बताइए कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन था कि किसी का बल्क मॉडुलस 0 दिया गया है, समझ गए ना? तो के की वैल्यू 0 रख दो, तो 1/0 इक्वल टू कितना? इन्फिनिटी। समझ गए ना? तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी होगी? इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलास्टिसिटी, मतलब सबसे कम इलास्टिक से सबसे ज्यादा इलास्टिक, सबसे कम इलास्टिक से सबसे ज्यादा इलास्टिक। राइट द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलास्टिसिटी। बताइए इलास्टिसिटी किसकी सबसे कम है, उसके बाद सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा रबर की है। आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा रबर की है, बट याद रखिए भैया जो ऑर्डर है कॉपर, आयरन, ग्लास, रबर, तो सबसे कम इलास्टिसिटी होती है रबर की, क्यों सर? फिर ग्लास की, फिर कॉपर की, और फिर किसकी? आयरन की। तो सबसे ज्यादा जो इलास्टिक है वो है आयरन। समझ गए? आपको लग रहा होगा अरे रबर तो बहुत इलास्टिक है, अब समझाते हैं। देखिए इलास्टिसिटी, ओके पहले से ऑर्डर लिख लो बेटा इलास्टिसिटी का, रबर देन ग्लास देन कॉपर देन आयरन। भाई इलास्टिसिटी को तय कौन करता है? इलास्टिसिटी को तय करता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है? इलास्टिसिटी को कौन तय करता है आप समझो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो फॉर्मूला क्या है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है भैया कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बोलो यस और नो। तो स्ट्रेस इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। तो ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बोलो यस और नो। इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा उसकी होगी जिसमें थोड़ी सी स्ट्रेन डेवलप करने के लिए, थोड़ा सा चेंज लाने के लिए बहुत हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़े। देखो इस चीज के ज्यादा होने के लिए न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? ज्यादा कि कम? इस चीज के कम होना चाहिए। अच्छा न्यूमरेटर कम कर दोगे? नहीं ज्यादा होना। हाँ मतलब न्यूमरेटर चाहना चाहिए ज्यादा, हाँ, और डिनोमिनेटर होना चाहिए क्या? कम। मतलब ऐसा मटेरियल ढूंढो जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेन डेवलप करने के लिए, हल्का सा खिंचाव लाने के लिए दम भर का फोर्स लगाना पड़े। तो देखो जो आयरन होता है, आयरन में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज लाने के लिए बहुत जोर का फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? समझ गए ना भाई? आयरन इसलिए इलास्टिक है क्योंकि आप थोड़ा सा खींचते हो वो पटाख से रिस्टोर कर ले, तो आपको समझ में भी नहीं आ पाता है। समझ गए ना? आयरन फटाक से अपने मटेरियल के एटम को वापस ले लेता है, इसलिए आयरन सबसे ज्यादा इलास्टिक है। देखो फिर से फीलिंग लाओ, कम स्ट्रेन पर भी बहुत अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए, कम स्ट्रेन पर भी बहुत अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए। थोड़ा सा स्ट्रेन दोगे और उसको भी रिस्टोर करने के लिए वो भारी भरकम फोर्स लगा दे।
खटाक से उसको रिस्टोर कर ले। रबर तो बहुत बाद में आएगा यार, समझ में आया? तो ऑर्डर क्या होगा बेटा इसका? तो इसका जो ऑर्डर होगा सबसे कम रबर, उससे कम ग्लास, उससे फिर ऊपर कॉपर, उससे ऊपर आयरन। तो सबसे ज़्यादा जो इलास्टिक है वो कौन है? आयरन। अब आप कहोगे सर वो हमें दिखता ही नहीं है आयरन, वो इलास्टिक है। तो इतना भयंकर, इतना ज़्यादा होता है कि फटाक से रिस्टोर कर लेता, तो काय को दिखे? स्ट्रेस ज़्यादा होता है उसका, समझ गए ना? स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, पर यूनिट स्ट्रेन पर उसका जो अप्लाई स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए ना? मतलब ये समझ लो कि मक्खी को भी हथौड़े से मारना, समझ गए ना? मक्खी मारने के लिए भी हथौड़े का इस्तेमाल करना, समझ गए? यस। अगला क्वेश्चन, बस हो गया? चलिए ठीक है, अब कल करते हैं इसको कंटिन्यू।